संबंध में गलत कथन का पहचान करना है, यानी कि गलत, इनमें से चार ऑप्शन में से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देखो अरावली पर्वत, देखो इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर दे रखी है, जो कि इसमें गलत है। टोटल इसकी कुल लंबाई दोस्तों गुजरात से लेके दिल्ली तक कितनी है, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है, तो अपना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी इसमें सही है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत तथ्य की पहचान करना था अपने को। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो एक तरफ देखो प्राचीन नाम दे रखा है और दूसरी तरफ वर्तमान नाम दे रखा है। यहां पे दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, ब्रजनगर। तो ब्रजनगर है, इसका वर्तमान नाम है दोस्तों झालरापाटन। क्या है, झालरापाटन। नेक्स्ट है मांड। ये देखो मांड यहाँ पे सांचौर दे रखा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मांड है वो जैसलमेर को कहा जाता है वर्तमान में, याद रखना। जयनगर, जयनगर है ये दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। और श्रीपंथ है ये दोस्तों बयाना को कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजनगर, जिसको वर्तमान में झालरापाटन बोलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। यानी कि अपने को चार ऑप्शन में से गलत कौन सा है वो बताना है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, मैं आपको इसमें बता देता हूं कि गलत है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, देखो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। तो दोस्तों गेहूं है वो खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। तो अपना इसमें गलत पूछा था कि गलत कौन सा है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। तो वह जिला है दोस्तों कौन सा, तो वह है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में पर्वत चोटियां दी गई है और सूची सेकंड में जिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रघुनाथगढ़ है, ये कहाँ पर है, तो ये सीकर में है दोस्तों। गुरु शिखर, शेर, जरगा, तो दोस्तों शेर है वो कहाँ पर है, तो शेर है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पे, शेर एक पर्वत चोटी है। ठीक है, ये सिरोही के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और अब देखो आगे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में है। और जयगढ़ है ये कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, जयगढ़ की ऊंचाई है वो 648 मीटर है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है और कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। ठीक है, ये सारे मैंने इसमें सही सुमेलित किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 3, 2, 1, 4, यानी कि डी नंबर का, सॉरी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है। तो ये दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये भूमध्य रेखा से उठे चक्रवातों के कारण यह वर्षा होती है, जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है और पक्का पूछा जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ है वो दोस्तों मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ है जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। देखो एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स से जो मृदा है ये कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। तो दोस्तों ये है, ये मृदा ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है देखो इनसेप्टिसोल्स, ये अर्ध शुष्क एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट अल्फीसोल्स, ये दोस्तों उप आर्द्र एवं आर्द्र
जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और वर्टिसोल्स ये दोस्तों आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है वर्टिसोल्स। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह जिला कौन सा है। तो वह जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, देखो 9 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है बांध और एक तरफ है जिला। ठीक है, सूची फर्स्ट में बांध और सूची सेकंड में जिला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कानोता बांध है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ इनको, तो सही समझ में आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कानोता बांध है वो कहाँ पर है, तो ये बांध है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, बंद बारेठा बांध है ये भरतपुर में है। और ईसरदा बांध है ये दोस्तों सवाई माधोपुर में है। और काला खो है ये बांध है ये दोस्तों दौसा में है। कहाँ पर है, दौसा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4 ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, तो ये दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में देखी जा सकती है जो प्रतापगढ़ में है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, देखो बासमती किस्म क्या है, तो बासमती एक चावल है, चावल की एक किस्म है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो गलत युग्म को पहचानना है, एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ खान दे रखी है। तो देखो यूरेनियम, कुराड़िया, तांबड़ा, राजमहल, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल और जिप्सम पलाना। तो दोस्तों इसमें देखो पलाना के अंदर लिग्नाइट होता है, जिप्सम यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, पलाना जो बीकानेर में पड़ता है वहाँ पे लिग्नाइट कोयला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1978 में, यानी कि 1 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई है, तो उसका नाम है दोस्तों वो है कौन, तो वो है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो कौन सा सदन था, तो वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन था वो कौन सा था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो वो है दोस्तों देखो काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध और कलानिधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध है ये। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथ हैं, ये दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। यहाँ पे कलानिधि ग्रंथ है, ठीक है, जो कलानिधि ग्रंथ है ये दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कूट भाषा में देखो यहाँ पे 1 2 3, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था, तो इसके कटुता का प्रमुख कारण क्या था, तो दोस्तों राणा राम सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री दोस्तों चारुमती से विवाह कर लेना। ये राम सिंह नहीं है, राज सिंह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राज सिंह ने क्या किया था कि यहाँ पे जो चारुमती है, ठीक है, ये चारुमती से विवाह करना चाहता था कौन, औरंगजेब। ठीक है, लेकिन चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी, तो दोस्तों उसने जो भी बातें थी वो राज सिंह को बताई, तो राज सिंह ने शादी कर ली, और इसलिए दोस्तों दोनों के मध्य जो कटुता का कारण है वो उत्पन्न हो गया। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, वह राजपूत रानी जिसने अपनी सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, तो वो उसका नाम था दोस्तों पद्मिनी। ठीक है, राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। नेक्स्ट है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों जड़ूला। ठीक है, जड़ूला समारोह में किसी देवी या देवता के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं, जिसको अपन जड़ूला बोलते हैं, यानी कि जड़ूला उतार दिया। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई, तो दोस्तों नसीराबाद में हुई थी सर्वप्रथम इसकी क्रांति। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में संस्था, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। देखो, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी? ठीक है, सबको पता है दोस्तों 1919 वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, देश हितैषी सभा की स्थापना है वो दोस्तों 1877 में हुई थी इसकी स्थापना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसका जो अध्यक्ष जिसको अपन नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी। तो 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? वो है हरिपुरा। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि दोस्तों निम्न शहरों को एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन से शहर में कौन सा विभाग था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भरतपुर, तो दोस्तों भरतपुर के अंदर कौन सा विभाग था? तो कृषि विभाग था, वो भरतपुर के अंतर्गत आता था। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट था, जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट। बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग था और उदयपुर के अंतर्गत दोस्तों खनिज विभाग आता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 1 2 3। ठीक है, तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट है, निम्न में से एक तत्वाद्यय नहीं है, यानी कि तत्वाद्यय यंत्र है वो कौन सा नहीं है? तो वो दोस्तों सतारा एक तत्वाद्यय यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, रम्मत क्या है? तो दोस्तों रम्मत है वो एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और उसके प्रवर्तक हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, यानी कि कौन सी शाखा के कौन से प्रवर्तक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। सिंहथल जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे संत हरिराम दास। ठीक है, रेण, ठीक है, रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों संत दरियाव। और खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो दोस्तों संत रामदास थे। और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक संत रामचरण थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो यहाँ पे देखो कौन सी है राजस्थान की लोक देवी नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिडिंबा माता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा या लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? ऐसा कौन से दुर्ग के बारे में कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट है,
राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो किस बोली की उपबोलियां हैं? तो मेवाती की उपबोलियां हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य की पहली विधानसभा का समय तो 1952 से 1957 तक था। इसमें राजस्थान की पहली विधानसभा का समय। नेक्स्ट है सूची, देखो सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री का नाम और सूची सेकंड में कार्यकाल। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अपने को यहाँ पे अब क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी कि कौन से मुख्यमंत्री का कौन सा कार्यकाल है। देखो जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल रहा है वो 1980 से 1981 तक रहा है। ठीक है, बरकतुल्ला खां इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1971 से 1973 तक रहा है। भैरव सिंह शेखावत, तो दोस्तों भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल है वो 1954 से 1957, सॉरी इसमें देखो भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल है वो 1977 से 1980 तक रहा है। और मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल है, ठीक है, ये दोस्तों 1954 से 1957 तक रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3-1-2-4, 3-1-2-4, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा 3-1-2-4। तो यहाँ पे देखो गलत दे रखा है ये वाला, तो इसमें 2-4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 3-1-2-4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है। ठीक है, यानी कि 1/6 हिस्सा है वो मनोनीत कर सकता है, किसमें? राज्य विधान परिषद में। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विधायी शक्ति से संबंधित कथन है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों DS तिवारी का जो कार्यकाल है वो 1951 से 1958 तक रहा। DS तिवारी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन है वो दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ था इसका गठन। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे श्री MD कोरानी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसका राइट आंसर वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? यानी कि भारत के कौन से राष्ट्रपति का संबंध है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है VV गिरी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित कौन सा प्रस्ताव है? राइट आंसर इसका वो है कटौती प्रस्ताव, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 75, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो दोस्तों किसे अभिलेख न्यायालय है वो कहा जाता है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक माना जाता है? तो ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखो किसको क्विक सिल्वर कहते हैं? निम्न में से किसको क्विक सिल्वर कहते हैं? तो दोस्तों मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं।
ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है लेखन पेंसिल में है, तो दोस्तों लेखन पेंसिल में क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है जो अपन पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है डलाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों ढलवा लोहा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है ठोस की शुद्धता निम्न में से किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, ठोस की शुद्धता निम्न में से किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो ये दोस्तों गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ या आरंभ कर दे तो उसके ऊपर बैठे व्यक्ति के गिरने की आशंका का कारण है, तो उसके ऊपर बैठे व्यक्ति के गिरने की आशंका का जो कारण है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्स व वाई गुणसूत्र तथा एलोसोम, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में स्रोत दे रखा है और सूची सेकंड में विटामिन, अपने को इसमें क्या करना है सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देखो अंकुरित गेहूं, इसमें देखो दोस्तों कौन से विटामिन में पाया जाता है ये, तो ये पाया जाता है दोस्तों विटामिन ई के अंदर, ठीक है, और खमीर पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी के अंदर, और कच्ची पत्ता गोभी ये पाई जाती है दोस्तों विटामिन ए में, और हरे पत्तेदार सब्जी है वो विटामिन B1, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 3 4 2 कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन जिसमें 1 3 4 2 दे रखा है। 49 नंबर प्रश्न है सुमेलित करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, मिलान करना है कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी मिश्रण है और कौन सी यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अमोनिया दोस्तों एक यौगिक है, चीनी का जल में विलयन ये दोस्तों मिश्रण है, ब्रोमीन ये अधातु है, और चांदी ये दोस्तों धातु है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है। 50 नंबर प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम सुझाया था, तो क्या नाम सुझाया था दोस्तों, कारक नाम सुझाया था उसका, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये स्टेथोस्कोप यंत्र है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एफिड्रीन किससे प्राप्त की जाती है, तो एफिड्रीन है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो वो दोस्तों एड्रीफा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पेशी हृदय में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी पेशी है वो हृदय में नहीं पाई जाती है, तो ऐच्छिक पेशी है वो हृदय में नहीं पाई जाती, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है, तो ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है वो कौन सा है, तो सुपरबग और सुपर पटेटो ये दोस्तों जेनिक पादप का उदाहरण है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो निम्नलिखित में से किससे है, तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। आगे देखो 57 नंबर प्रश्न है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है वो कौन सा है, तो वो है कार्बन, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो पित्त है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न है पशुओं के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन व -196 डिग्री सी पर संरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें क्या कहते हैं, तो वो
देखो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप संरक्षण, ये दोनों ही कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहा का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीक होता है या प्रतीत होता है, क्योंकि, तो लोहे का टुकड़ा है वो अधिक ठंडा क्यों प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है, तो कवक जनित रोग है वो दोस्तों दाद है, कौन सा, दाद। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया, तो ये दोस्तों 2005 में किया गया था, लेकिन अपने को यहाँ पे तारीख बतानी है, तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट है, इसमें देखो सेमफेक्स योजना का संबंध किससे है, तो सेमफेक्स योजना का संबंध है वो दोस्तों आरएफसी से है, किससे, आरएफसी से। नेक्स्ट है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का संबंध है, तो किससे है ये, तो ये संबंध है दोस्तों राम सिंह द्वितीय से। ठीक है, देखो संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, तो संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था, वो था दोस्तों इसमें मेवाड़, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरुणा 2018 सैन्य अभ्यास के भारत का किस देश के साथ था, वरुणा 2018 सैन्य अभ्यास के भारत के किस देश के साथ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत स्टेशन किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है सलाल जल विद्युत स्टेशन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई दोस्तों 2016 के अंदर ये है प्रारंभ की गई, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले πr1² बटे πr²2, ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है दोस्तों 4/9, ठीक है, इसको काट लो तो इसको 2 और इसको 3, यानी कि 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट देखो, इसमें 70 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन देखो आप, क्या सारे देश में सभी विश्वविद्यालयों की स्नातक की पढ़ाई में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो दोस्तों तर्क फर्स्ट है हाँ, यह देश की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, दूसरा देखो, हाँ इससे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्र की गुणवत्ता का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और तीसरा है नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 और 3 कथन है वो तर्क है, ठीक है, सॉरी 2 और 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तर्क सेकंड और थर्ड ये दोनों इसमें सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, यदि मीना पहले उत्तर दिशा में चलती है, मीना है वो पहले उत्तर दिशा में चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ गई। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाती है, तो फिर ये दोस्तों दाएं मुड़ गई। अब बताओ वह किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों सीधा सा सबको पता होना चाहिए कि वो उत्तर दिशा में जा रही है, ये देखो जा रही है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की उम्र से दोगुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र अपने छोटे पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं। तो देखो, माना कि बड़े पुत्र की आयु है वो कितनी है, x वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, तो 2 ब्रैकेट x + 15। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो अपने बड़े पुत्र की उम्र से 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो यानी कि पिता की आयु है वो 2 ब्रैकेट x + 15। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10 साल बाद पिता की उम्र
अपने छोटे पुत्र की उम्र से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 साल बाद पिता की आयु बराबर छोटे पुत्र की आयु इंटू 3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसको सोल्व किया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2x प्लस 30 प्लस 10 बराबर x प्लस 10 इंटू 3। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टोटल 50 वर्ष आ जाएगा, यानी कि जो पिता की उम्र है वो दोस्तों कितनी है, 50 वर्ष। ठीक है, कितनी वर्ष है, 50 वर्ष। यानी कि अगर 50 वर्ष है तो बेटा, जो बड़ा वाला बेटा है वो कितनी साल का है, तो वो 25 साल का है। ठीक है, और छोटे वाला बेटा कितने साल का है, तो वो 10 साल का है। यानी कि दोनों के मध्य, पुत्रों के दोनों के मध्य देखो, एक 10 साल का है तो एक 25 साल का है, तो दोनों के मध्य अंतर कितना हुआ, तो 15 वर्ष का हो गया कि नहीं हो गया, तो ये बीच में बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि पिता की उम्र अपने बड़े बड़े पुत्र की उम्र से दोगुनी है, तो ये अगर 25 का है तो पिता है वो कितने का हो जाएगा, 50 का। ठीक है, ये अपने को इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। 73 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे संख्या दी गई है दोस्तों 2, 9, 28, 65। आगे संख्या कौन सी आएगी वो अपने को बताना है। 2, 9, 28, 65। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कितना आया 2, और 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का इसमें देखो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1 तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर आगे देखो 3 का क्यूब प्लस 1 तो कितना, 28 आ गया। और 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 1 कितना हो गया, तो वो हो गया 65। अब 5 का क्यूब प्लस 1 तो 5 का क्यूब कितना, 125 प्लस 1 126। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए MNNMOLPK। ठीक है, तो अपने आगे जो बताना है कि आगे खालिस्तान में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों MNOPQ क्यों आएगा इधर। ठीक है, सीधा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो NM, ठीक है, यहाँ पे L और फिर K और फिर Q के बाद की अगर पूछा जाए तो इसमें J आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों तक ही पूछा है अपने को, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है तोता, मैना, तीतर एवं चमगादड़ के समूह में असंगत कौन है। तोता, मैना, तीतर एवं चमगादड़ के समूह में असंगत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चमगादड़। चमगादड़ है ये दोस्तों रात को उड़ती है, और जबकि और अन्य 3 हैं वो दोस्तों दिन और रात दोनों में उड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा को रीड को डियर लिखा जाता है तो उसी भाषा में टूर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो रीड को क्या लिखा है, READ, इसको लिखा है DEAR। तो यहाँ पे देखो जो क्रम है रीड का अक्षरों का वो चेंज कर दिया है। डी रीड के अंदर सबके लास्ट में है तो इसको कहाँ लिख दिया है, सबके पहले। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे टूर TOUR, तो R है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो R हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है, O। और यहाँ पे देखो रीड के अंदर क्या है, E। तो दोनों सेम सेम हो रहा है, यानी कि रीड के अंदर और डियर के अंदर दोनों के अंदर दोस्तों ई है वो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे ओ भी सेकंड नंबर पे आएगा, यानी कि RO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ROUT आएगा इसमें। अब आपको पता लग गया होगा इसमें, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में कुल वर्ग कितने हैं। तो वर्ग कितने हैं दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो देखो जिसमें 14 वर्ग हैं। ठीक है, कितने, देखो मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ। इसमें टोटल दोस्तों वर्ग कितने हैं, तो इसमें टोटल 14 वर्ग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये एक पूरा 14। ठीक है, जिसमें टोटल 14 वर्ग हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं, यानी कि ठीक पहले 5 हैं लेकिन ठीक बाद
3 नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 57 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 57 57 57 के बाद में यहाँ पे 4 है, एक तो ये रहा। 57 के बाद में ये अगली है 3 है, तो ये अपने को नहीं लेना है। उसके बाद में 57 के बाद में यहाँ पे 7 दिख रहा है। उसके बाद में 57 के बाद में यहाँ पे 6 दिख रहा है। फिर 57 के बाद में 4 दिख रहा है। और फिर दोस्तों 57 के बाद में यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये अपने को लेना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मिश्रित अक्षर समूह है GHUCO को पुनः विस्थापित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। अर्थपूर्ण शब्द के मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो इसमें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो इसका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा दोस्तों वो है COUGH। ठीक है, COUGH। इसको दोस्तों अपन बलगम बोलते हैं, और इसका जो मध्य का अक्षर है वो है यू। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दो गुना है। ऊंचाई से कितना है? 2 गुना है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि देखो, यदि ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो कितना दे रखा है क्षेत्रफल? 72 बराबर 2x ब्रैकेट में x, फिर x स्क्वायर बराबर 36, और x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊंचाई 6 सेमी है और आधार कितनी हो जाएगी? 12 सेमी, यानी कि इसका 2 गुना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 48 इंटू 108/100। ठीक है, अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आ जाएगा अपना 5184/100, यानी कि 51.84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 35 रुपये है, तो धन कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 35 रुपये अंतर है, तो सीधा सा सिंपल सा आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर है वो 14,000 आएगा। ठीक है, अगर अपन 14,000 का 5% निकाल के देखें तो कितना आएगा? तो दोस्तों 350 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज है वो 350 रुपये आएगा। और आगे भी अपन ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों इसका भी चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है वो दोनों बराबर रहता है। ठीक है, तो देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2 वर्ष के लिए अंतर, तो अंतर माइनस मूल्य, सॉरी अंतर बराबर मूल्य दर बटे 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे अंतर दे रखा है दोस्तों कितने का? 35 का। ठीक है, बराबर मूल्य, ठीक है, ये अपने को निकालना है, तो 5/100 का इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो 35 इंटू 400 हो जाएगा इसमें, तो 14,000 रुपये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इन नंबर का ऑप्शन सीधा सा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो 5,000 रुपये के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो इसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा? तो देखो 5,000 का 10% कितना होता है? 500। ठीक है, अगर अपन इसमें 500 रुपये और जोड़ देते हैं 5,000 के अंदर तो कितना हो जाएगा? 5500। 5500 का ब्याज है वो 10% कितना होगा? तो 550 रुपये होगा। ठीक है, तो अगर ये 550 अगर अपन 5500 में जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 6,050 रुपये। अब 6,050 रुपये का
10% कितना होगा, तो 605 रुपये। ठीक है, तो देखो 500 और 500, 1000 और 500, 1500, 1500 और 155, तो 1655 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और साधारण ब्याज जैसे अपन 1 वर्ष का निकाला था तो कितना है 500, तो 3 वर्ष का कितना होगा 1500। तो 1655 में से अगर अपन 1500 निकाल लें तो दोस्तों 155 बचेगा, और वही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। 84 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5 से 8% हो जाने के कारण गौतम की आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो गौतम का मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें गौतम का मूलधन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि है वो कितने परसेंट की हुई है, तो दोस्तों 1.5% की इसमें वृद्धि हुई है, और 1.5% बराबर कितना हो जाएगा 40.50 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों 100 बराबर 40.5 बटे 1.5। ठीक है, 100% आ जाएगा इसका कितना 2700 रुपये, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यदि 1.5% 40.50 पैसे है तो 100% 2700 होगा। नेक्स्ट है, देखो साधारण ब्याज की कमी, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 रुपये का 5%, यानी सॉरी दोबारा देखो, साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें अपने को क्या करना है कि ब्याज की दर है वो ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूलधन 2000 रुपये है, समय है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, ब्याज निकालना है तो दोस्तों ब्याज निकल आएगा इसमें 600 रुपये, 2600 में से 2000 गए तो कितना जाएगा 600। अब अपने को दर निकालनी है, दर का सूत्र क्या होता है कि 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, यानी कि 100 मूलधन सॉरी ब्याज कितना है तो 600। ठीक है, नीचे मूलधन इंटू समय, मूलधन कितना है 2000 और समय कितना है 5 वर्ष, तो काट लो, यहाँ पे 2000 से 6000 कट गए 3 बार, ये 5 से 100 कट गया कितनी बार 20 बार, कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, सॉरी ये 600 है। ठीक है, 6000 नहीं है, ये 6000 कहाँ से लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये सीन था दोस्तों, 100 इंटू 600 बटे 2000 इंटू 5, तो 2 जीरो से दोस्तों मैंने ये 2 जीरो काट दी, 5 से मैंने ये काट दिया इनको 20 बार। ठीक है, तो ये 20 से ये 20 कट गया, तो अपने पास बच गया 6%, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। 86 नंबर प्रश्न है, हर्षिता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए थे, उसके द्वारा दिया गया साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए थे 12% वार्षिक दर से, तो सीधा सा है 400 का अपने को क्या निकालना है कि 12% निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समय है वो कितना 2.5 वर्ष दे रखा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो सीधा सा है समुंदर बटे 100, यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, यानी कि देखो यहाँ पे 400 इंटू 5 इंटू 12 बटे 2 इंटू 100, यहाँ पे देखो मैंने 2.5 वर्ष है, इसको मैंने 5/2 लिख दिया है। ठीक है, इसको मैंने साधारण में चेंज कर लिया है तो 5/2 लिख दिया है, तो 5 ऊपर 2 नीचे आ गया, तो अगर अपन इसको काटते हैं तो 120 रुपये आ जाएगा, इसका राइट आंसर साधारण ब्याज है वो 120 रुपये होगा। नेक्स्ट है, राम व श्याम ने क्रमशः 5000 रुपये 7 माह के लिए और 7000 रुपये 5 माह के लिए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, दोनों के लाभ का अनुपात क्या है, तो दोनों के लाभ का अनुपात कितना होगा, तो 5000 है वो 7 माह के लिए लगाए, तो 5 इंटू 7 यानी कि 35,000 रुपये हो गए दोस्तों।
और इसके 7,000 रुपये है वो दोस्तों 5 माह के। तो ये भी दोस्तों 35,000 रुपये, दोनों ने बराबर लगाया है तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर बराबर, यानी कि 1:1। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 90 सेमी तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 40 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच दूरी, यानी कि 1/2 इंटू 90। यहाँ पे दे रखा है देखो, समांतर भुजाओं का योग 90 इंटू उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 40। ठीक है, काट दो दोस्तों, ये कट गया 20 से। ठीक है, तो 9 दूनी 18, यानी कि 1800 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, महेश, सुरेश और दिनेश ने कुल 5,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि महेश की पूंजी सुरेश से 400 रुपये अधिक हो, तो सुरेश की पूंजी दिनेश से 500 रुपये अधिक हो, तो 35,000 रुपये के कुल लाभ में से महेश का कितना भाग होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप रख के देख लेना, एक एक को रख के देखना। ठीक है, कुल लाभ यहाँ पे 35,000 रुपये दे रखा है, और सबसे पहले अपने को अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुल पूंजी है वो दोस्तों कुल पूंजी है वो दोस्तों 50,000 रुपये की है। इसमें 5,000 नहीं है, ये 50,000 है। ठीक है, टोटल 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया था, दिनेश की पूंजी। और दोस्तों इसमें देखो, यहाँ पे जो 500 और 400 दे रखा है, इसके आगे एक एक जीरो और लगा लेना, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो आप इसको निकाल लेना, आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका 14,700 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो महेश का भाग है। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी इंटू 30 सेमी आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है इसमें इसमें देखो 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 इंटू 30 सेमी आकार के पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 मीटर बराबर कितने हो गए, 600 सेमी। ठीक है, 600 सेमी। तो अब अपने को फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 600 सेमी है, इसका अगर अपन भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 600 इंटू 600, सीधा सा आप ऐसे लिख के रखो। ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, तो 20 इंटू 30 है, तो 20 इंटू 30 इसके नीचे लगा दो, और अब अपन इसको काट लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया, तो 600 इसका राइट आंसर। पत्थरों की संख्या है वो कितनी आएगी इसमें, तो वो आएगी दोस्तों 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, एक वर्ग मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको वर्ग बना दूं, ठीक है, तो जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, इसका पूछा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 1:2। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालनी पड़ेगी सबसे पहले अपने को, और लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये अपने को ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोस्तों अगर अपन निकालेंगे, अनुपात में दे रखी है सबसे पहले, फिर दोस्तों इसका परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद में दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो लंबाई इसकी आ जाएगी 90, ठीक है, और चौड़ाई आ जाएगी इसकी 150। तो 90 इंटू 150 कितने होते हैं, तो 13,500।
वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, करीम तथा सलीम की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करें तो सलीम की मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों सलीम की जो मासिक आय है वो कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, तो 3:4 है। ठीक है, और अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पे मासिक आय का अनुपात सलीम और करीम का है। ठीक है, तो कितना है 5:6 और उनके खर्चों का अनुपात है वो दोस्तों 3:4 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर वो 6,000 कमाता है तो यहाँ पे 4,000 रुपये है वो दोस्तों खर्च कर देता है, 2,000 रुपये उसके पास में बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यदि वे क्रमशः 1,800 रुपये और 1,600 रुपये की बचत करे, 1,800 और 1,600 रुपये की बचत करे, तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो मासिक अनुपात है वो कितना है, तो 5x माइनस 1,800, ठीक है, बटे यहाँ पे कितना अनुपात है दूसरे का, तो वो है 6x माइनस 1,600 बराबर कितना हो जाएगा 3/4। वे का अनुपात कितना दे रखा है 3/4। ठीक है, अब अपन दोस्तों इसका वज्र गुणनखंड कर लेंगे और वज्र गुणनखंड करेंगे तो इसका x बराबर कितना जाएगा 1,200। तो 1,200 को 6 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200 रुपये आएगा। तो इसकी मासिक आय है वो सलीम की वो है 7,200 रुपये। नेक्स्ट देखो, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/7 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 3/5 के अनुपात के साथ में है। तो देखो यहाँ पे वो है दोस्तों 1/55। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको अनुपात में रख देंगे, यानी कि x अनुपात 1/27 समानुपात दोस्तों 3/11 अनुपात 5/9। ठीक है, फिर अपन इसका x निकाल लेंगे, x आ जाएगा दोस्तों 1/55। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, सुरेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो सुरेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो वर्तमान आयु पूछा है तो सीधा सा सिंपल सा है, अपने को 9x + 4 बटे 10x + 4। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष बाद पूछा है तो ये बन जाएगा बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कितना अनुपात हो जाता है तो 11/12। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखो सोल्व करेंगे तो इसका 108x + 48 बराबर 110 + 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वज्र गुणनखंड करेंगे इसका तो वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है दोस्तों सुरेंद्र की वर्तमान आयु x निकल के आ जाएगी इसमें। x बराबर दोस्तों इसमें 2 आ जाएगा और यहाँ पे आयु का अनुपात दे रखा है तो 9 दूनी 18, तो 18 वर्ष हो जाएगी इसमें। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 96 नंबर प्रश्न है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 0.75 समानुपात x, सॉरी अपने को यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो 5x बराबर 0.75 × 8, यानी कि x बराबर क्या होगा तो 0.75 × 8/5, यानी कि 0.15 × 8 कितने होते हैं तो 1:20। तो इसी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर क्या होगा 6:11 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात c का मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों इन सभी का जो आपस में रख के और वज्र गुणनखंड करके इसका राइट आंसर निकालेंगे तो दोस्तों इसमें a और c का अनुपात है वो 10:33 आएगा। ठीक है, तो इसमें
बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो एक समलंब की प्रत्येक भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें दोस्तों पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो सबसे पहले अपने को इसमें जो विकर्णों का गुणनफल है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। देखो इसमें जो विकर्ण है अपने को, जो प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 20 है, इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है और इसकी 20 है। अब अपने को ये पता करना है कि इनकी जो विकर्णों की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, एक आ जाएगा 24 का और एक आ जाएगा 32 का। ठीक है, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 32 यानी कि दोस्तों 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 384 वर्ग सेमी। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है, सुदामा ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपये में बेचा। उसे एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई, तो उसे कुल सौदे पर कितना लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पे देखो दोस्तों 6 का अगर अपन 6% निकालें, ठीक है, यानी कि दोस्तों 6 का 6% कितना होता है? तो वो होता है 0.36% हानि। ठीक है, तो इसका 6 इंटू 6/100 ये निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो है 0.36% है ये दोस्तों, इसमें हानि होगी, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 100 नंबर प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसका आधार सीधा सा सिंपल सा है, आधार क्या होगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, तो इसका आधार है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 सेमी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही उसे 385 रुपये में बेचने पर होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 575 प्लस 385 कितने होते हैं? तो दोस्तों 960 होते हैं, और 960 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 480। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीपी है वो अपने को कितना दे रखा है, ठीक है, तो यानी कि दोस्तों 5 6 की दर से केले खरीदे, बेचे कितने के? तो दोस्तों इसमें 3 और 4 की दर से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जाएगा 18 और इसका जाएगा 20, यानी कि दोस्तों सीपी है अपने पास 18 और सेलिंग प्राइस है 20। ठीक है, तो यानी कि कितने का गैप आ रहा है? 2 का, तो 2/20 इंटू 100 यानी कि दोस्तों 10% का इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हानि हो रही है 10% की। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, अर्जुन को एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यानी कि घड़ी है 1600 रुपये की, 160 रुपये माइनस कर दोगे तो आप 1440 आ जाएगा इसमें। ठीक है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, यानी कि 1680 रुपये में बेचे तो उसको 5% का लाभ हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो पानी है, ठीक है, वो जैसे 3 लीटर है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि 1200, तो इसमें क्या है 1200 जो ml है, तो वो क्या है इसमें पानी, पीछे बच गया कितना 2800।
ठीक है। अगर अपन इसमें 1 लीटर पानी और डाल दें तो यानी कि ये कितना होगा, ये हो गया दोस्तों 2200, कितना 2200, और ये कितना रहा 2800। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नए गोल के अंदर ये टोटल कितना हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। और 5000 में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200, ठीक है। तो 2200 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हो रहा है, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। देखो प्रतिशत मात्रा अपने को निकालना है, तो दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, तो दी गई मात्रा कितनी है 3 इंटू प्रतिशत कितना दे रखा है 40 बटे दी गई मात्रा प्लस निकाली गई मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे दी गई मात्रा है वो कितनी है 3, और निकाली गई मात्रा यानी कि डाली या निकाली गई तो 1 लीटर डाला है, तो 3 + 1 यानी कि 3 इंटू 40 बटे 4, तो कितना हो गया, तो इसमें 120 बटे 4 यानी कि 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखो 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, ये दोस्तों 8000% है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या है वो दोस्तों कितनी होगी। तो यहाँ पे दर देखो 5% दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,76,400, 2 वर्ष बाद में पूछा है, तो 1 + 5/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सा है, अपन अगर इसको निकालेंगे तो 1,76,400 इंटू 105/100 इंटू 105/100, इसको ऐसे काट ले पीट लेंगे तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 1,94,481। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 107 नंबर प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि इस पर खर्च न बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों 100 प्लस वृद्धि यानी कि 120 इंटू 100, ठीक है, काट लो आप इसमें। तो दोस्तों 200 में अगर अपन 12 का भाग देंगे, ठीक है, तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 सही 2/3% कम करनी होगी, इस पर खर्च नहीं बढ़ेगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 108 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। उसकी औसत रन संख्या है वो कितनी है, यानी कि 10 पारियों में का उसका औसत कुछ था, 11वीं पारी में दोस्तों उसने 108 रन बना दिए, ठीक है। यानी कि अपने को 10 पारियों का औसत है वो x दे रखा है, तो कुल रन है उसके कितने हो जाएंगे 10x, और 11वीं पारवी के बाद में उसका औसत है वो x + 6 हो जाता है। तो दोस्तों इसके औसत हैं वो दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल, तो इसका औसत हो जाएगा 48 रन, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो 336:216 समानुपात 980 अनुपात x हो तो x का मान कितना होगा। तो सीधा सा सिंपल है, अपने को x का मान निकालना है, तो 216 इंटू 980/336, काट लो आपस में, राइट आंसर निकल के आ जाएगा 630, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 110 नंबर का अपने प्रश्न है। इसमें देखो 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 24 छात्र प्लस एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए 25, तो 25 × 15 कितने हो गए दोस्तों 375 वर्ष हो गए, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है,
तो अपने को काट अब दोस्तों 24 इंटू 14 करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 14 कितने होते हैं? तो दोस्तों 336 होते हैं। अब इन दोनों में से अगर अपन माइनस करेंगे तो दोस्तों यानी कि 375 में से 336 घटाएंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 39 वर्ष, और वो ही अध्यापक की आयु है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखो 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि 3 इंटू 15 कितने होते हैं? 45। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो ये आ गया दोस्तों 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 वर्ष होगी दोस्तों इसमें। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 18 5 कितने होते हैं? 90। ठीक है, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, यानी कि 4 इंटू 16 कितने होते हैं? तो 64। ठीक है, अब 90 में से 64 घटा दिए तो कितना बच गया? 26 बच गया। तो ये छोड़ी गई संख्या है वो क्या है? 26। नेक्स्ट है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेमी, ठीक है, 8 की ऊंचाई 1 मीटर 5 सेमी, और शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेमी है। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 1.5 यानी कि दोस्तों 6.9 हो गया। 1.5 सॉरी 1.15 सॉरी इसमें देखो आगे 8 इंटू 1.5, ठीक है, तो 8 इंटू 1.5 करेंगे तो दोस्तों 8.4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब आगे शेष छात्र टोटल 24 थे, तो 24 में से अपन ने 6 ले लिए और 8 ले लिए, 14 ले लिए, पीछे बच गए 10। तो 10 छात्रों की जो औसत आयु है वो दोस्तों कितनी है? 1.11। तो अगर अपन इसको करेंगे तो दोस्तों 11.1 आ जाएगा इसमें। तो इन सभी को आपस में जोड़ के और फिर 24 का भाग दे देंगे तो 1.10 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है, वाईफाई का विस्तार है। तो दोस्तों वाईफाई का जो विस्तार है वो क्या है? तो इसका जो विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो वायरलेस फिडिसिटी है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। तो नेटवर्क में कंजेक्शन दोस्तों ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ दोस्तों एक व्यक्तिगत क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन यानी कि एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दोस्तों पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न है, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो वो है दोस्तों टीसीपी। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है। सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राइवेट इनक्रप्शन। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? तो वो करवाता है दोस्तों इसमें ऑडियंस हैंड आउट। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वेबक्यूम 2 प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो कब किया गया? तो दोस्तों ये 2008 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों एड इफेक्ट। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यूआरएल से तात्पर्य है। तो दोस्तों यूआरएल से तात्पर्य यानी कि यूआरएल की फुल फॉर्म है वो क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है, यानी कि सीडी में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है लेजर का। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 128 नंबर प्रश्न है, एएलयू है। तो एएलयू क्या है?
तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सरोज का संधि विच्छेद है वो सर है प्लस जय है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है यण संधि का? तो दोस्तों तथैव, तथैव है, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है गुरुमुखी पद में समास होगा, तो इस पद में दोस्तों कौन सा समास होगा? तो वो है बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य समास। नेक्स्ट है उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों उपहार, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों विनम्रता। नेक्स्ट है विनीत शब्द का विलोम है, तो इस शब्द का विलोम है वो दोस्तों कौन सा है? तो अवधि, अविधि, ठीक है। नेक्स्ट है मलय का पर्यायवाची क्या होगा? तो मलय का पर्यायवाची होगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है चंदन, ठीक है। मलय का पर्यायवाची क्या होगा? चंदन। नेक्स्ट है मरने की इच्छा यानी कि दोस्तों मुमुक्षु, तो इसमें 136 में बी। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नेतृत्व। ये दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न है इसमें देखो शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो इसमें देखो किसी आदमी को भेज दो, ये वाक्य है इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि दोस्तों मूर्ख होना। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है बादल यज्ञ का युग्म शब्द है, बादल यज्ञ का जो युग्म शब्द है वो कौन सा है? मेघ या मेध, ठीक है। मेघ मेध। अब देखो आगे क्वेश्चन अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये पैसेज है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में दोस्तों ये आगे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। तो ये जब आप पैसेज पढ़ोगे तभी आपको ये उत्तर मिलेगा इसका। आगे देखो दोस्तों ये 45 से 46 क्वेश्चन है, ये अपने एरर से संबंधित है। तो इसमें देखो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो दोस्तों इसमें जो एरर है वो किस में है? तो इसमें एरर हो जाएगी दोस्तों वो है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें देखो इट इज हाई टाइम यू रिपेयर द एयर कंडीशनर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यू रिपेयर, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो अपने को बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बतानी है यानी कि समानार्थक शब्द बताना है इसका, तो यहाँ पे शब्द दे रखा है इसमें देखो एब्रोगेट, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों रिपील, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखो दोस्तों अपोजिट विलोम शब्द बताना है, इसमें देखो डेंसी, तो इसका जो अपोजिट शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्प्रेस, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो इमिनेंट, इसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इसमें डी नंबर